नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीसी जनित्र की क्षति यानी कि डीसी जनित्र की हानि। अब डीसी जनित्र कल हमने पढ़ा था कंपाउंड जनित्र के बारे में, वो हमारा कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे डीसी जनित्र की हानि। डीसी जनित्र की हानि बोल दो या क्षति बोल दो, वो आती है। डीसी जनित्र की हानि या क्षति तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है ताम्र क्षति, एक होती है ताम्र क्षति जिसे कॉपर हानि भी कहा जाता है। एक होती है लोह क्षति, जिसे आयरन क्षति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश शब्द है आयरन। और एक होती है यांत्रिक क्षति, तीसरी होती है हमारे पास यांत्रिक क्षति, जिसे मैकेनिकल लॉस यानी मैकेनिकल हानि। ये तो डीसी जनित्र की हानि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ताम्र क्षति जिसे कॉपर हानि के नाम से भी जाने जाते हैं, लोह क्षति आयरन हानि के नाम से, यांत्रिक क्षति और मैकेनिकल हानि। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप सभी की एग्जाम फिक्स हो चुकी है और वो एग्जाम है आपकी 20 मई से। 20 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है और 26 मई तक आपकी एग्जाम लगे। प्रत्येक दिन में एक दिन में दो पारी रहेगी, एक दिन में दो पारी रहेगी। इसलिए दोस्तों, आपके पास मात्र 15-20 दिन शेष रहे हैं। इन दिनों में काफी अच्छी मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से अभी भी मौका है आपको शानदार बेहतरीन तैयारी करके आपके सपनों का साकार करने के लिए बहुत ही शानदार मौका है, आपको समय मिल रहा है। पहले तो संभावित थी कि 17 मई से, इसीलिए 17 मई से कैंसिल होकर 20 मई से हो रही है। दोस्तों, कब से हो रही है? 20 मई से आपकी एग्जाम हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास कम ही समय बचा है। आपके 15-20 दिन जो विशेष है वो आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आपके एडमिट कार्ड लगभग मई के दूसरे सप्ताह में यानी कि लगभग 7 से और 10 तारीख के लगभग आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये आपको मैंने बता दिया, अच्छी सूचना थी। अब अपन वापस हमारे डीसी जनित्र में डीसी जनित्र की हानि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो डीसी जनित्र की हानि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ताम्र क्षति जिसे कॉपर हानि कहते हैं, लोह क्षति जिसे आयरन हानि कहते हैं, यांत्रिक क्षति जिसे मैकेनिकल हानि कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ताम्र क्षति के बारे में यानी कि कॉपर हानि के बारे में। दोस्तों, कॉपर हानि किसे कहते हैं? सबसे पहले अच्छा और समझने का तरीका है कि हमारे पास कोई भी मोटर मशीन जो भी हमारे पास होती है, उसमें जो बाइंडिंग होती है वो किससे बनी होती है? अरे भाई, कॉपर से, तांबे से बाइंडिंग होती है। और आजकल तो क्या है, एल्यूमिनियम की भी बाइंडिंग आने लगी। ठीक है, तो एक चीज से स्पष्ट और समझने लायक अच्छी सी परिभाषा वह हो जाएगी कि वह क्षति, ताम्र क्षति की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह क्षति जो आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? ताम्र क्षति। ताम्र क्षति बाइंडिंग के कारण, बस इस चीज का ध्यान रख लेना, वह क्षति जो आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसी को क्या कहते हैं? ताम्र क्षति कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? ताम्र क्षति कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि ताम्र क्षति की परिभाषा क्या होती है। वह क्षति, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वह क्षति जो आर्मेचर व फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण
प्रतिरोध के कारण पैदा होती है उसे कॉपर हानि कहते हैं, उसे कॉपर हानि कहते हैं। ये लो भाई, ताम्र क्षति या कॉपर हानि बात एक ही है। ध्यान दीजिए, वह क्षति जो आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ताम्र क्षति कहते हैं, उसे ताम्र क्षति कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ताम्र क्षति इसका मतलब कि हमारे पास जो भी कोई भी मशीन होती है, कोई वाइंडिंग होती है, तो किससे बनी होती है? इंपॉर्टेंट बात है, तांबे से अधिकतर। और BIS का नियम ही हमारा कहता है कि सबसे अच्छा चालक उपयोग की दृष्टि से तांबा ही होता है। ठीक है, तो ताम्र क्षति यानी कि बाइंडिंग किससे बनी होती है? तांबे से। इस चीज का अनुमान लगा लेना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र क्षति, यानी कि बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण। बाइंडिंग किसका है? तांबे का, ताम्र क्षति होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बात कि ये जो ताम्र क्षति है ना, इसका मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। लोड कम और अधिक होता है तो इसका मान भी कम और अधिक होता रहता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह क्षति जिसका मान लोड परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, कौन सी क्षति कहलाती है? तो ताम्र क्षति कहलाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि ताम्र क्षति का मान लोड परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, अर्थात परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यानी कि लोड हमने अधिक कर दिया तो ताम्र क्षति का मान अधिक हो गया, कम कर दिया तो कम हो गया, इसलिए परिवर्तित अर्थात बदलता रहता है। तो ध्यान दीजिए, नोट डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ताम्र क्षति का मान लोड परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। लिख सकते हैं, एक नहीं दो बार वीडियो आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताम्र क्षति की परिभाषा आपके सामने है कि वह क्षति जो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण पैदा होती है उसे ताम्र क्षति या कॉपर हानि कहते हैं। नोट में विशेष इंपोर्टेंट बात है कि ताम्र क्षति का मान लोड परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, अर्थात लोड परिवर्तन होता है, लोड अधिक होता है तो अधिक, कम होता है तो कम, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बात हो गई किसकी? ताम्र क्षति की, डीसी जनित्र की। ताम्र हानि, कॉपर हानि की हमने बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे लोह क्षति। लोह क्षति किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको उतार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एक नहीं दो बार देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करेंगे जरा लोह क्षति की। दोस्तों लोह क्षति किसे कहते हैं? अच्छा और अच्छी सी उदाहरण है हमारे पास, अच्छी सी परिभाषा है। आर्मेचर तथा फील्ड की कोर में, आर्मेचर तथा फील्ड की कोर में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति ही क्या कहलाती है? लोह क्षति कहलाती है। ये लो भाई, लोह क्षति के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो भी कोई मशीन होती है उसकी बॉडी होती है, उसकी कोर होती है, वो किससे बनी होती है? तो लोहे से बनी होती है। अब लोहा कई प्रकार का होता है, कास्ट आयरन है ना, जिसे डलवा लोहा के नाम से जाना जाता है ना, पिग आयरन है, कच्चा लोहा है, इत्यादि जो भी है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बना किससे होता है? वो लोहा से बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए परिभाषा क्या है हमारे पास कि वह क्षति जो आर्मेचर तथा फील्ड कोर में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति क्या कहलाती है? लोह क्षति। इंपॉर्टेंट और अच्छी सरल परिभाषा कि आर्मेचर तथा फील्ड की कोर में, अब कोर किससे बनी होती है? लोहे से, इसलिए लोह क्षति। अरे हमने जिस प्रकार से ताम्र क्षति पढ़ा था, कॉपर हानि पढ़ी थी। कॉपर हानि किसे कहते हैं कि बाइंडिंग किसकी बनी होती है? कि कॉपर की बनी होती है, तो उसमें होने वाले प्रतिरोध के कारण क्या है? कॉपर हानि। ताम्र क्षति, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोहे की हमारे पास क्या बनी होती है? कोई भी मशीन है, जैसे पंखा है, कूलर है, जनित्र इत्यादि, जिसकी
बॉडी किससे बनी होती है, इसकी कोर किससे बनी होती है, वह लोहे से बनी होती है। तो अब लोहे की कोर में उत्पन्न होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति क्या कहलाती है, वही लोहे क्षति कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, सरल है, लिख भी देता हूँ परिभाषा। आर्मेचर तथा फील्ड कोर में, आर्मेचर तथा फील्ड कोर में होने वाली, आर्मेचर तथा फील्ड कोर में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति लोह क्षति कहलाती है। ये लो भाई, आर्मेचर तथा फील्ड कोर में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति क्या कहलाती है, लोह क्षति कहलाती है। कि आर्मेचर और फील्ड कोर किससे, यानी कि इसकी बॉडी किससे बनी होती है, लोहे के बनी होती है, इसकी कोर किससे बनी होती है, लोहे से बनी होती है, इसलिए उसमें होने वाली क्षति क्या कहलाती है, लोह क्षति कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि लोह क्षति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। लोह क्षति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये लो भाई बात, लोह क्षति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हिस्टैरिसीस क्षति। ये लो पहले की हम बात कर लेते हैं जरा, हिस्टैरिसीस क्षति। और दूसरी हमारे पास एडी करंट क्षति। ये लो जस्ट इसके अलग अलग नाम है। हिस्टैरिसीस क्षति को सेथिल हानि के नाम से भी जाना जाता है, सेथिल हानि। और एडी करंट क्षति को भंवर धारा के नाम से भी जाना जाता है, भंवर धारा हानि। ये आप ध्यान दीजिए। तो लोह क्षति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास हिस्टैरिसीस क्षति, जिसे सेथिल हानि के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है हमारे पास एडी करंट क्षति, जिसे भंवर धारा क्षति के नाम से जाना जाता है। अब एक एक के बारे में, पहले हमने लोह क्षति पढ़ा। लोह क्षति किसे कहते हैं कि भाई कोर में पैदा होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति क्या कहलाती है, लोह क्षति कहलाती है। कोर किसकी बनी, लोहे की, इसलिए लोह क्षति। बाइंडिंग किसकी बनी थी, तांबे की, इसलिए ताम्र क्षति। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लोह क्षति दो प्रकार की, हिस्टैरिसीस क्षति या सेथिल हानि, एडी करंट क्षति, जिसे भंवर धारा क्षति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्टैरिसीस क्षति किसे कहते हैं। देखो, हिस्टैरिसीस किसी पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर, किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित करने पर उसमें वैद्युतिक शक्ति की जो खपत होती है, वैद्युतिक शक्ति जो खपत होती है, जो खर्च होती है, अरे उसे ही अपन क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। इधर देखो, ये हमारे पास चुंबक है, दो, एक चुंबक है, एक लोहा है। ये चुंबकीय पदार्थ है लोहा, यानी कि चुंबक के चिपकने वाला पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, अर्थात चुंबक के आकर्षण होने वाला पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ध्यान दीजिए, तो ये चुंबक है, ये हमारे पास एक लोहा है। इन दोनों को हम किसी बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर, चिपकाने पर और दूर ले जाने पर इसमें जो खर्च हुई शक्ति क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। ध्यान दीजिए, हिस्टैरिसीस क्षति किसे कहते हैं, भाई किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित अर्थात विचुंबकित करने पर उनमें हुई वैद्युतिक शक्ति, खर्च जो होने वाली खर्च शक्ति है ना, उसी को क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं, सेथिल हानि कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, लिख दूं मैं इसकी भी परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो भाई, हिस्टैरिसीस क्षति देखो, किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित
करने पर होने वाली खर्च शक्ति शिथिल हानि कहते हैं। ये लो, कोई दिक्कत। हिस्टैरिसीस स्थिति किसे कहते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित करने पर होने वाली खर्च शक्ति शिथिल हानि कहलाती है, हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कहानी खत्म। लास्ट है हमारे पास एडी करंट क्षति अर्थात भंवर धारा क्षति। दोस्तों ध्यान दीजिए, भंवर धारा क्षति किसे कहते हैं, एडी करंट धारा क्षति किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए कि वह क्षति जिसके कारण कोर तथा मशीन गर्म होती है। यानी कोर अभी हमने पढ़ा था, ये रहा कोर क्या है कि मशीन का हिस्सा, मशीन का भाग, मशीन की बॉडी कोर कहलाती है। ध्यान दीजिए अब कि जिस क्षति के कारण, जिस हानि के कारण मशीन की बॉडी गर्म होती है अर्थात पूरी मशीन गर्म होती है, वह किस हानि के द्वारा गर्म होती है, तो वह एडी करंट धारा क्षति के द्वारा, भंवर धारा हानि के द्वारा गर्म होती है। इंपॉर्टेंट बात कि एडी करंट धारा क्षति किसे कहते हैं। परिभाषा बन गई, क्या बन गई कि वह क्षति जिसके कारण मशीन की कोर अर्थात बॉडी गर्म होती है उसे भंवर धारा क्षति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, यह आपने समझने में काफी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लास्ट रही हमारे पास एडी करंट क्षति यानी कि भंवर धारा हानि। ये लो, एडी करंट हानि या भंवर धारा क्षति। ये लो, वह क्षति जिसके कारण मशीन व मशीन की कोर या बॉडी गर्म होती है उसे भंवर धारा क्षति कहते हैं। ये लो, इंपॉर्टेंट बात कि भंवर धारा क्षति किसे कहते हैं कि भंवर धारा क्षति वह क्षति जिसके कारण मशीन व मशीन की कोर या बॉडी गर्म होती है उसे भंवर धारा क्षति कहते हैं। तो डाल लो, छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट में एक चीज है कि एडी करंट क्षति कुल क्षति का कितने % तक होती है, इंपॉर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है। तो एडी करंट क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत होती है, तो 20 से 30% तक होती है। नोट डाल के इस चीज को भी डाल देना है पढ़ने के पास। ये लो भाई कि एडी धारा क्षति, एडी करंट क्षति, एडी करंट क्षति कुल क्षति का, कुल क्षति का 20 से 30% होती है। ये लो, आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एडी करंट क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत भाग है भाई, तो 20 से 30% हिस्सा है। छाप लो, ये हमारे पास हो गई लोह क्षति के दोनों भाग, हिस्टैरिसीस क्षति और एडी करंट क्षति कंप्लीट। लास्ट हमारे पास रहा है यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल हानि। अब मैकेनिकल हानि किसे कहेंगे कि वह क्षति जो वायु बियरिंग, वह क्षति जो वायु बियरिंग और अब कह सकते हैं कि ब्रश आदि के घर्षण से होने वाली क्षति। जस्ट इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, इसके बारे में जरा अध्ययन कर लेते हैं। लास्ट है हमारे पास यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल हानि। ये लो भाई,
यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल हानि, मैकेनिकल हानि। ये लो, अब मैकेनिकल हानि या यांत्रिक क्षति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। मैकेनिकल हानि या यांत्रिक क्षति, देखो वह क्षति, पहले लिख देता हूं मैं, वह क्षति जो वायु बियरिंग, वायु बियरिंग और ब्रश के घर्षण के कारण, वह क्षति जो वायु बियरिंग ब्रश के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं, उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं। ये लो, यांत्रिक क्षति किसे कहते हैं कि वह क्षति जो वायु बियरिंग ब्रश के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं। अरे भाई, हमारे पास डीसी गणित में बियरिंग भी होती है, ब्रश भी होती है, उनका जब चलते हैं तो घर्षण बल भी होता है। अब उनके कारण जो उत्पन्न होती है क्षति, उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिक क्षति या मैकेनिकल हानि कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है यांत्रिक क्षति में भी कि यांत्रिक क्षति का मान लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक लगभग स्थिर रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यांत्रिक क्षति का मान लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक लगभग स्थिर रहता है। इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं नोट डाल के, आप लेना वही जब तक। यांत्रिक क्षति का मान लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक लगभग स्थिर रहता है, ये लो, इंपॉर्टेंट बात थी कि यांत्रिक क्षति का मान लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड तक कितना होता है, कम होता है, अधिक होता है, तो लगभग स्थिर रहता है, ना तो कम ना अधिक होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे पास यांत्रिक क्षति कंप्लीट। डीसी जनित्र की हानि क्षति कंप्लीट 3 प्रकार की हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे जनित्र की दक्षता। छाप लो फटाफट से, वीडियो को बार बार देख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी कम समय मिल रहा है अब आपको, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे जनित्र की दक्षता। ये लो, छाप लिया। अब देख लेते हैं जनित्र की दक्षता। जनित्र की दक्षता, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति। आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति के अनुपात को जनित्र की दक्षता कहते हैं। जैसे परिभाषा बन गई हमारे पास, ये काफी सारी परिभाषा बनाई थी हमने। जनित्र की दक्षता बराबर आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति। हो गया ना कोई हमारे पास परिभाषा
कि आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति के अनुपात बटे में अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनित्र की दक्षता बराबर आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति। परिभाषा हो गई। जनित्र की दक्षता किसे कहते हैं? आउटपुट वैद्युतिक शक्ति इनपुट यांत्रिक शक्ति के अनुपात को जनित्र की दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र की दक्षता कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि जनित्र की दक्षता कितनी होती है? जनित्र की दक्षता कितनी होती है? तो जनित्र की दक्षता दोस्तों कितनी होती है? 85 से 95%। ये लो नोट डाल के लिखा रहा हूँ, आने लायक क्वेश्चन है बार बार। जनित्र की दक्षता कितनी होती है? जनित्र की दक्षता 85 से 95% तक होती है। आने लायक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। जनित्र की दक्षता कितनी होती है? 85 से 95% तक होती है। एक चीज और नोट डाल के लिख लेना, वो क्या चीज है कि आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आदि का प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध नापने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है। लिखा दो, ये लो साथ ही साथ में छाप लो, जब तक कोई दिक्कत नहीं है आराम से छाप लो, ठीक है। मैं लिखा रहा हूँ आपको कि आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आदि का प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिखो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आदि के प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। साफ में दिखा रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कि आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आदि के प्रतिरोध नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, जब तक ये लिख लिया होगा इसको उतार दो। जनित्र की दक्षता हमने पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। कितनी होती है जनित्र की दक्षता? 85 से 95% तक होती है, ठीक है। एक चीज और, यदि 1 मेगा ओम से अधिक, यदि 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध नापा जाता है तो किसके द्वारा अपन नाप सकते हैं? तो मैगर नामक एक यंत्र है, उसके द्वारा अपन उसको नाप सकते हैं। तो वो भी नोट डाल के लिख लो वहां पर। ये लो भाई, 1 ओम से अधिक, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। 1 ओम से अधिक, सॉरी 1 मेगा ओम से, 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मैगर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये लो भाई, किसका प्रयोग किया जाता है? मैगर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट बात थी कि 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैगर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये बात क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है। दोनों चीज अच्छी चीज है, आने लायक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी सा बात है